डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओएसएससी ने वैकेंसी निकाली है जेई की। वेरियस डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए 930 पोस्ट है। स्टेट लेवल पे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की इतनी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और वो भी ऐसे टाइम पे जब कोई बैकलॉग नहीं बचा हुआ है स्टूडेंट्स का। अभी लास्ट ईयर ही लार्ज नंबर में वैकेंसीज आई थी, रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो अभी जैसा करंट सिनेरियो है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, जो अभी कंपटीशन का लेवल है, उसको देखते हुए एग्जाम बहुत इजी होने वाला है। क्योंकि एक तो स्टेट लेवल का एग्जाम है, अदर स्टेट अलाउड नहीं है। ये बात मैं आपको रिलैक्स होने के लिए नहीं बता रही हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, बिलो एवरेज भी हो, तो भी आप लगन से कंसिस्टेंटली अगर आने वाले 3-4 महीने में मेहनत करते हो, तो आप बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है आपको वो पता होना चाहिए, और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। इन सब के बाद कोई चांस ही नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक ना हो पाए। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें, तो एक प्री एग्जाम होगा जिसमें कि नॉन टेक है, उसके बाद मेंस होगा जो टेक्निकल होगा, और उसके बाद जो आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो होंगी। प्री की हम बात करें तो 150 मिनट आपको मिलेंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। सेम पैटर्न में आपको पता होगा कि अभी लास्ट ईयर भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो उसमें भी यही सिलेबस था, यही पैटर्न था। वहां पर 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रिलिमिनरी के सिलेबस में आपका है 10th स्टैंडर्ड तक का बेसिक मैथ्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें आपको एक टेबल फॉर्म में डेटा दे दिया जाता है और उस डेटा के बेसिस पे फिर क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिक एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। इनमें मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो नहीं दिया गया है। बट पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें अगर हम देखें तो आर्थमेटिक के 44 क्वेश्चंस थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस थे, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिक एबिलिटी इनके मिला के 36 थे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी अच्छा खासा वेटेज था, 18 क्वेश्चंस थे इसमें। और इन 18 क्वेश्चंस में उड़ीसा स्टेट के डेटा पर भी क्वेश्चंस थे, मतलब स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस पे 22 क्वेश्चंस थे। सिलेबस थोड़ा सा कह सकते हैं कि वास्ट है, बट पिछले साल जिस टाइप का कंपटीशन था उसकी कट ऑफ देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत इजी है। ये कट ऑफ रही है पिछले साल, आउट ऑफ 150 जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए 32.75। थोड़ा सा भी आपका मैथ्स रीजनिंग वगैरह कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, या 10th वाला भी आपके अच्छी खासी मैथ्स पे कमांड रही है, या फिर थोड़ा बहुत आप टाइम देके इसको मेहनत कर लो, थोड़ा कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह है उसके बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख के आप आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्री है, इसके मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे फाइनल एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा टॉप करने पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको एक सेफ स्कोर चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस एग्जाम में आप 60 के आसपास स्कोर का टारगेट रख लो तो मोर देन एनफ है। प्री और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिला है पिछली बार भी, तो हम इस बार भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्री के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। इसलिए आपको प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेंगी। तो अगर आप प्री पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हो, पूरा के पूरे मेहनत आप उसी पे करते हो, मेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो फाइनल सिलेक्शन तो आपका मेंस के बेसिस पे ही होगा। फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जो पोस्टिंग मिलेगी वो भी मेंस के बेसिस पे मिलेगी, तो वो कोई इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा ऑब्वियसली। हालांकि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है, तो मुझे लग रहा है इस बार भी अगर सेम लेवल का पेपर रहा तो 40-45 तक मैक्स टू मैक्स से इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। बट फिर भी आप थोड़ा सेफ रहना चाहिए आपको। पर्टिकुलर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर और इंटरनल अवेयरनेस है, इसका आपका यूट्यूब पर काफी कंटेंट मिल जाएगा। एक 45 मिनट्स या 1 आवर 1.5 घंटे तक का आपको इंटरनेट अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी आपको डिफरेंट एजुकेशन चैनल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। चाहे तो आप एक मैराथन सेशन ही दोनों का देख लें, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कवर हो जाए और इंटरनेट अवेयरनेस का भी कवर हो जाए। ये सारे चैनल्स हैं जिनका ठीक कंटेंट मुझे लगा। कोई मैं इन चैनल्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो अपने लेवल पे रिसर्च की उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो कवर करवाया हुआ है उतना आप लोगों के लिए मोर देन एनफ होगा।
आपको पर्सनली किसी और एजुकेटर का, किसी और बुक का कंटेंट ठीक लग रहा है, आप ऑब्वियसली उसको फॉलो कर सकते हो। कोई कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ यहीं से पढ़ना है। हर कोई टीचर अपने आप में अच्छा ही पढ़ाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ आता है। बट आपको बहुत बड़ी कोई कंप्यूटर की बुक उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना है। मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि शॉर्ट में पढ़ना है आपने। यूट्यूब के वीडियो से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करना कि उनमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाए। क्योंकि रिवीजन में फिर बार-बार आप वीडियो देखोगे, वो फिर टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। तो वो पीडीएफ अगर आप मिल जाए, उसका प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी आप रख लो, तो बाद में उससे रिवाइज कर सकते हो। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आप मंथली वीडियोस देख लो, आई थिंक एनफ होगा। 23 का भी मिड से स्टार्ट कर दो, या फिर थोड़ा आपके पास टेक्निकल पे कमांड ठीक है, थोड़ा अगर आपको इंटरेस्ट है, तो फिर जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का देख सकते हो 23 का। या फिर आपको अभी तो ईयर एंड हुआ है, तो आपको एक कंपाइल्ड वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें लास्ट ईयर का पूरा ही एक साथ में समराइज्ड फॉर्म में होगा करंट अफेयर्स का। ध्यान रहे कि अभी जैसे आपका एग्जाम फेब टू अप्रैल की डेट दी गई एग्जाम में, तो अभी फाइनल है नहीं कि एग्जाम कब होगा। बट जो 24 वाला कंटेंट है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, और उनका अगर आप वीकली वीडियोस देख लो तो बेटर रहेगा। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, आप सेफ स्कोर ला पा रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है। किसी का रीजनिंग और मैथ्स इतना अच्छा है तो उसको ये सब करने की उतनी जरूरत भी नहीं है। आपने थोड़ा बहुत कुछ 100-150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लिए करंट अफेयर्स पे, आपका उससे भी चल जाएगा, क्योंकि टॉप नहीं करना है प्री में। उड़ीसा के करंट अफेयर्स पे आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगेन उसके कुछ एमसीक्यूज कहीं से मिल जाए इंपॉर्टेंट वाले, या फिर कोई वीडियो मिल जाए, वो उससे आप देख सकते हो। 10th स्टैंडर्ड की जो बेसिक मैथ्स अर्थमेटिक दिया गया है, उसकी अगर बात करेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं मेजरली। आपने स्कूल टाइम में पढ़े ही होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, सिस्टम एंड पाइप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जिन लोगों का थोड़ा सा स्कूल टाइम में मैथ्स पे कमांड अच्छा रहा है, उनको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहा है, इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा मैथ्स में, वो फिर ये कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक पे एवरेज टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई पर्टिकुलर वीडियो आपने यूट्यूब पे देख लिया। अभी तो आप जिस टाइम पे, जिस एरा में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए इतना कुछ अवेलेबल है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो क्लॉक, डाइस, कैलेंडर, अल्फाबेट, वर्ड अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सीरीज के क्वेश्चंस हो गए। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। अब अगर आपके पास कोई बुक है, तो उसमें हर एक टॉपिक के कुछ 40-50 के आसपास क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, तो नेट पर भी आप पीडीएफ या टेक्स्ट बुक वगैरह की उस पे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कि जैसे कैलेंडर का करना है, कैलेंडर के क्वेश्चन सर्च किया आपने, प्रैक्टिस किए, कहीं पे समझ नहीं आ रही है चीजें, तो यूट्यूब पे वीडियो से समझ लिया। डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी बहुत बेसिक सा ही है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट ही थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसके आपको बैंकिंग के एग्जाम के अगर कहीं से आप क्वेश्चन पेपर अरेंज कर सकते हो तो उसमें मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका भी फिर नेट पे सर्च कर लो, कुछ 100-150 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे किए और आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा। 2 दिन का काम है आपके लिए। सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर करने के बाद जो आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कराने का एश्योरेंस देता है, वो देता है टेस्ट सीरीज। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी एग्जाम हो। आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक रीजनिंग का, एप्टीट्यूड का आइडिया है, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए अभी। डेली टाइम नहीं, अल्टरनेट डेज दीजिए। अगर आपको बिल्कुल जीरो है सारी चीजें, आप एक बार 20 डेज के आसपास टाइम ले लो, थोड़ा अपना कमांड बना लो, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कर दो। बाकी फिर डेली टॉपिक्स उतना ज्यादा टाइम नहीं दो रीजनिंग मैथ्स में तो भी चलेगा। टेस्ट दो आप अल्टरनेट डेज पे, और टेस्ट में जहां अटकते हो उसका सॉल्यूशन देखो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करो, उसको एनालाइज करो। ये भी एनएफ होगा प्री के लिए आपका। अब आते हैं टेक्निकल पे, जो कि आपकी रैंक डिसाइड करेगा, आपका फाइनल सिलेक्शन है इसको श्योर करेगा। टेक्निकल का पिछले साल जो पैटर्न रहा, उसमें 3 घंटे का पेपर था, मतलब 180 मिनट आपको मिले, और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कोई रटाफिकेशन नहीं, कोई रैंडम वैल्यू नहीं पूछी हुई।
सब्जेक्ट्स का वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी रैंडमनेस रहती है ओएसएससी जेईई में। ना तो उन्होंने अपने पैटर्न में कहीं बताया था कि इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज रहेगा, और ना उन्होंने कोई कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो किया है पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए कि हाँ, इस सब्जेक्ट का हमेशा ज़्यादा वेटेज रहा है या इसका कम रहा है। पिछली बार इन्होंने मेंस का जो सिलेबस निकाला, वो बिल्कुल वाइज़ली चूज़ किया हुआ सिलेबस नहीं था। कोई किसी यूनिवर्सिटी का आई थिंक सिलेबस था जो एज़ इट इज़ इन्होंने पिक करके यहाँ पर स्टूडेंट्स को दे दिया कि हाँ, ये सिलेबस है, और इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने उस सिलेबस को फॉलो भी नहीं किया। कुछ एग्ज़ाम से बहुत ही अच्छे से वो अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐड करते हैं अपनी तरफ से। फिर वो कोशिश भी करते हैं कि हर एक टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलें। तो ऐसा कुछ इसके प्रीवियस ट्रेंड में नहीं रहा है। इस बार देखते हैं क्या ये सेम उसी तरीके से सिलेबस देते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। वो फिर आगे आने वाले टाइम में उनका जो फाइनल सिलेबस आएगा उसके हिसाब से देखेंगे हम। बट अभी के लिए जो पिछला सिलेबस है, आप उसको गाइडलाइन मान के चलो। और वैसे भी जनरली ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, ये इतना चेंजेस करना भी नहीं चाहते, इनको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। इनको थोड़ा वो टफ लगता है बार-बार पैटर्न बनाना, सिलेबस डिज़ाइन करना। तो जहाँ तक मुझे लगता है पिछला वाला ही रहने वाला है। तो 200 का पेपर था, 100 क्वेश्चंस ही थे, बट हर एक क्वेश्चन का वेटेज था 2 मार्क्स का। तो मतलब आउट ऑफ 200 कट ऑफ मैक्सिमम ये जनरल कैटेगरी की गई है 97, जो कि इजीली स्कोर कर सकते हो आप। 200 में से 97 मार्क्स लाना बहुत इजी है। अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज का एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी एक्चुअली क्या हुआ, 23 में जो मेंस का एग्जाम हुआ, वो 16 जुलाई को हुआ, बट बाद में कुछ न्यूज़ आई कि पेपर आउट हो गया और ओएसएससी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया गया। एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हुआ, वो एग्ज़ाम हुआ 3 सितंबर को। तो मैंने दोनों पेपर्स को एनालिसिस किया है। इसके अलावा 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 21 में, बट उस टाइम एग्ज़ाम हुआ था वो 2 स्टेजेज़ में नहीं हुआ था, उसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम था और ये ऑनलाइन पैटर्न पे था। और ये वाले दोनों एग्ज़ाम हुए, ये ऑफलाइन पैटर्न पे हुए हैं। प्री और मेंस दोनों ही ऑफलाइन पैटर्न पे हुए हैं। तो ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी 21 में जिसका एग्ज़ाम हुआ, ये डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने 2 क्वेश्चन पेपर इसके यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसमें इन्होंने सोम और ऐसे दोनों ही इंक्लूड किए थे। इसकी अगर बात करें तो 16 जुलाई वाले पेपर में 11 मार्क्स थे, 11 क्वेश्चंस थे इसके, और 3 सितंबर वाले 6 क्वेश्चंस थे। 21 में 8 थे और 21 में आफ्टरनून शिफ्ट में 6 थे। देन जियोटेक का इस बार वाले एग्जाम में देखा जाए तो बहुत अच्छा वेटेज था ऑफलाइन वाले में, बट जो ऑनलाइन वाला एग्जाम 21 वाला हुआ है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। जियोटेक जैसे सब्जेक्ट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा आइडियल, क्योंकि ये इतना मेजर सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग का। बिल्डिंग मटेरियल के इसमें 11 क्वेश्चंस थे, इसमें 4 थे री एग्जाम में और इनमें ठीक-ठाक नंबर के क्वेश्चंस थे। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 21 की शिफ्ट में इतना ज़्यादा वेटेज रहा है इसका, और ऑफलाइन एग्जाम में इस बार उतना नहीं रहा। एस्टिमेशन का भी देखो आप, दिख रहा है कितना रैंडम वेटेज रखा है इन्होंने। इस बार वाला जो 3 सितंबर वाला पेपर था, उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने एज़ इट इज़ आर-गौर के उठा लिए थे इसमें, एस्टिमेशन वाले में। बाकी में भी थे, बट इसमें आर-गौर में अराउंड 100 के आस-पास क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस एज़ इट इज़ इधर पूछे गए थे। आरसीसी का वेटेज भी कुछ इस तरीके से रहा है। हार्डलिक्स है, उसका भी ऑन एवरेज 5-10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इरिगेशन का जो 16 जुलाई वाला पेपर था, इसमें 6 इरिगेशन के थे और 4 डब्ल्यूआरई के थे। 3 सितंबर को फिर से जब एग्जाम हुआ तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए इन दोनों टॉपिक से मिला के। सर्वेइंग का ठीक-ठाक वेटेज रहा है सारी एग्जाम्स में थ्रू आउट। हाईवे इंजीनियरिंग का ये आप देख सकते हो। स्टील का कम रहा है कंपैरेटिवली वेटेज। रेलवे का ठीक रहा है, कुछ एग्जाम्स में उतना नहीं पूछा जाता रेलवे। वाटर सप्लाई है, इसका ये रहा है जिसमें वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर जो भी एनवायरनमेंट का पोर्शन है, तो वो सारा आ गया है। पर सीपीएम की हम बात करें तो 21 की मॉर्निंग शिफ्ट में 12 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे थे, जबकि 16 जुलाई को जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से।
तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। सारे सब्जेक्ट्स आपको एवरेज लेवल के तो कवर करने ही हैं। ऑब्वियसली आपके कुछ सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी तो आप उनमें अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है मेंस की? अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि इस एग्ज़ाम को आप किसी भी हालत में जाने नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। इतना ईज़ी कॉम्पिटिशन आपको किसी स्टेट और सेंट्रल की एक जॉब में नहीं मिलने वाला है इस टाइम पे। तो अगर आप उड़ीसा से हो, आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, आपको अपना सिलेक्शन करवाना ही है। एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में दोनों पॉसिबिलिटीज़ को इंक्लूड किया है। सबसे ज़्यादा आपका जो फ़ोकस रहना चाहिए वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में रहना चाहिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम में अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, तो 16 जुलाई वाले एग्ज़ाम में 20% के आसपास न्यूमेरिकल्स का वेटेज था और जो री-एग्ज़ाम हुआ उसमें तो अराउंड 50% या मोर देन 50% होंगे आराम से न्यूमेरिकल्स। डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मोस्टली वीक एरिया होता है न्यूमेरिकल्स और वो स्किप करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो ये नहीं करना है और न्यूमेरिकल्स करने में आपको एक चीज़ और चाहिए, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और अगर आपका कैलकुलेशन के ट्रिक्स आपको नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर आपका पेपर छूट सकता है। क्योंकि 180 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे रैंडम वेटेज रहा है। शॉर्ट नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्ट कर रहे हो, सर्वेइंग का सब्जेक्ट उठाया आपने। आपने पढ़ा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हमेशा याद रहती हैं, आप उन टॉपिक्स की क्वेश्चंस भी कर लेते हो, फ़ॉर्मूला भी नहीं भूलते हो। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते हैं, कुछ ऐसे फ़ॉर्मूला होंगे जो आप हर बार भूल जाते हो। तो जब भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, साथ के साथ ऐसी चीज़ें लिखते चलो। मतलब हर सब्जेक्ट का आपका मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो 8-10 पेजेज़ में हो जाना चाहिए आपका शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि बैठ गए होंगे अभी नोट्स बनाने की हाँ, एक सब्जेक्ट के देखिए घंटे के 40-50 लेक्चर देख रहे हैं और उसका नोट्स बना रहे हैं। अभी इतना टाइम नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके लिए, क्योंकि आपको प्री के लिए भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है। एग्ज़ाम की डेट दी गई है फ़ेब टू अप्रैल, बट मुझे लग रहा है हो सकता है वो मार्च में निकाल दें। आप उनको हाथ में कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते कुछ उस चीज़ का, तो आपको तो प्रिपेयर रहना है। अगर अप्रैल तक भी एग्ज़ाम होता है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं है, जो आपका सिलेबस है टेक और नॉन टेक को मिला के अगर देखें तो। तो नोट्स आप चाहें तो कहीं से अरेंज कर सकते हो, जैसे कि सर्वेइंग है, आपके उसके नोट्स चाहिए, तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहीं पर भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाती है ईज़िली। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं नोट्स ही पढ़ते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है, जिसमें आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। तो कैसे प्रिपेयर करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब नोट्स की मैंने पहले भी बताया, आप किसी के नोट्स ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो। अगर कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा-सा भी आता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करो, मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी। फिर आप थ्योरी पे जाओ, जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, फिर आप थ्योरी पे जाओ, क्योंकि वो इफेक्टिव रहेगा पढ़ना। वो चीज़ें आपको रिकॉल करना ईज़ी रहेगा। आपके साथ हुआ होगा कभी कोई क्वेश्चन आपने का एग्ज़ाम में गलत हुआ हो, आप घर पे आके उसको देखो, याद हो जाते हैं एकदम से चीज़ें। ऐसे में आपको रैंडम 10 डेटा दे दूँ कि आपको ये याद कर लो, आप नहीं रख पाओगे उसको याद। तो जब हम कहीं फँसते हैं तो माइंड उसका सॉल्यूशन ढूँढता है और वो सॉल्यूशन मिलता है तो माइंड में छप जाता है, वो याद हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। अब हर एक स्टूडेंट अलग लेवल पे है, तो मैं इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकती कि आपको कैसे हर एक सब्जेक्ट को डील करना है। बट अगर आप एवरेज परफ़ॉर्म कर पा रहे हो, आप थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अगर आपको बिल्कुल ही ज़ीरो हो, आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, तो आप एक मैराथन वीडियो देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैराथन क्लासेस कराते हैं। जैसे जिसमें पूरा सब्जेक्ट आपका 8-10 घंटे में निपट जाए, ये वीडियो एक बार देख लो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट है, बट अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो पैटर्न रहा प्री के बाद 1 मंथ तो मिला था मेंस के लिए, तो उस 1 मंथ में भी आप करोगे टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस तो आई थिंक इनफ होगा। बट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना आपका अभी से टारगेट होना चाहिए। और पिछली बार भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया था इसके लिए और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी आया, फीडबैक भी
कि मैम आपने जो बोला था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके याद रखना, वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि रिकॉल करना भी ईज़ी हो जाता है, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उससे चीज़ें याद रख रहे हो तो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कहाँ से हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पैटर्न के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ऑनलाइन के लिए आपको एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और गुप्ता एंड आरगोर है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की मैं बात करूँ तो सोम और ऐसे दोनों को मिला के इंक्लूड किया था इसमें। गुप्ता एंड गुप्ता में सोम के 376 क्वेश्चंस हैं, ऐसे के 170 हैं। आरगोर में सोम के 284 हैं जिनके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। ऐसे के भी आई थिंक 200 के आसपास होंगे शायद, बट उसके सॉल्यूशन वीडियो नहीं अवेलेबल है, तो इफेक्टिव नहीं रहेगा उसको करना आपके लिए, टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा सॉल्यूशन बनाने में। ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें नहीं पूछी गई हैं और होना भी नहीं चाहिए। जेईई लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें जो बेसिक थ्योरम है वो आप कर लीजिए। सोम में ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर ये वाले कर लीजिए। आपकी चॉइस है, आपको कौन-सा कंटेंट ठीक लग रहा है, किस एजुकेटर का समझ आ रहा है, उसको फ़ॉलो कीजिए। जियो टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगेन आप पे डिपेंड करता है, बट मेरी एडवाइस है कि आप ई-आरगोर वाले कर लो, क्योंकि 382 क्वेश्चंस में आपका कवर हो रहा है पूरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत गुप्ता एंड गुप्ता किया हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, एक कर लीजिए दोनों में कोई सा। बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों का मिला के गुप्ता एंड गुप्ता में 269 क्वेश्चंस हैं। आरगोन में थोड़ा लेंथी है, ओनली बिल्डिंग मटेरियल के 483 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये पहले से किया हुआ है और आपको ये तो होना ही चाहिए अभी तक किया हुआ, मुझे लग रहा है किसी एग्ज़ाम में आप अपियर हुए हो तो। और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इस बुक से क्वेश्चंस आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो आप बिल्डिंग मटेरियल का आरगोर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल एट लास्ट आपके लिए टाइम सेविंग भी रहता है। एक्यूरेसी भी ठीक रह जाती है अगर क्वेश्चंस पहले देखे हुए हों तो। एस्टिमेशन का गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। आरगोर में ये क्वेश्चंस मिलेंगे 100 के आसपास, तो इनको आप कर लीजिए। लास्ट ईयर जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इससे अराउंड 6-5 कुछ क्वेश्चंस हैं, वो एज़ इट इज़ पूछे गए थे आरगोर से, जो ओएसएससी जेईई की बात कर रही हूँ मैं। आरसीसी की बात करें तो गुप्ता एंड गुप्ता में 354 में दोनों कवर हो रहे हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी और आरसीसी भी। आरगोर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, आरसीसी है इसके 375 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी एनफ रहेगा इसमें। हार्डलिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े इसमें ज़्यादा हैं गुप्ता एंड गुप्ता में, आरगोर में न्यूमेरिकल काफ़ी कम है, बट थ्योरी का आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लगभग इससे भी कवर हो जाएँगी। अब जो मैंने यहाँ पर बुक बताई हैं, ये टॉपिक वाइज़ नहीं है इनमें, इनमें आपको एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ मिलेंगे। तो वैसे तो इफेक्टिव तरीका यही होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज़ करो, क्योंकि जितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस को आप कवर करोगे, उतना ज़्यादा फिर इफेक्टिव तरीके से आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। जैसे कि आप सिर्फ टॉपिक वाइज़ ही करके एग्ज़ाम देने चले गए हो, जिसमें सारे सिलेबस आ रहा है, सारे सब्जेक्ट्स वगैरह, तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज़ कर रहे हो, उससे बेटर रहेगा कि किसी ने सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ प्रैक्टिस की है, क्योंकि वो माइंड फिर टैकल करना सीख जाता है ऐसी चीज़ों को, रिकॉल कर पाता है सारा एक साथ। आपको लगा होगा एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब दूसरे पे जाते हो तो भूल गए हो पीछे का सारा। ये सबके साथ होता है। लेकिन बार-बार ये करते हो प्रैक्टिस, बार-बार डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन्स एक साथ टेस्ट सीरीज़ में अटेम्प्ट करते हो, तो माइंड ट्रेन हो जाता है थोड़ा उस चीज़ के लिए। बट हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, तो उनको तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो कि आपको नेट पे बाकी भी कहीं भी मिल जाएँगे, आप टॉपिक का नाम डालो, एमसीक्यूज़ डालो। बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि मुझे इनका कंटेंट ठीक लगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई मेरा बेनिफिट नहीं है इसमें। सारे यूट्यूब एजुकेटर हैं, वो एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर ही हैं एट लास्ट। बट मैंने इनका कंटेंट देखा है, मुझे पर्सनली इनका कंटेंट ठीक लगा, तो मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आने लगेंगे, मैसेज आने लगेंगे, मैम यूथ की बुक कैसी रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस एग्ज़ाम के लिए यूथ की कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगी। रीज़न ये है, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन्स आपको उसमें टॉपिक वाइज़ मिलेंगे, जो 1-2 बुक्स का मुझे आइडिया है। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स कर के आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते सीधा। आपको सब्जेक्ट वाइज़ पे स्विच करना पड़ेगा, फिर होल पेपर पे स्विच करना पड़ेगा।
तो वो एक मुझे इसमें नुकसान लगता है। और आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, तो इसलिए भी आप मैं वो बुक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ टेक्निकल हो एग्ज़ाम में, नॉन टेक नहीं आ रहा तो फिर भी सोचा जा सकता है टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और ओएसएससी, जेईई बहुत फटाफट एग्ज़ाम कराता है, आप बिल्कुल भी रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते हो। पिछली बार हुआ है लोगों के साथ, 4 जून को उनका एग्ज़ाम हुआ प्री का, विदिन 1 वीक रिज़ल्ट आ गया और 1 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ। क्या पढ़ा होगा कि स्टूडेंट्स ने 1 महीने में? जिन्होंने पहले प्रिपेयर कर रखा होगा अच्छे से, उन्होंने तो रिवाइज़ करके कर लिया होगा स्कोर। और जो ये सोच के बैठे हैं कि प्री से सेलेक्ट होने के बाद हम मेंस का प्रिपेयर करेंगे, वो तो आउट ही हो गए होंगे फिर कॉम्पिटिशन से। प्री क्वालीफाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर। इरिगेशन की मैं बात करूँ तो इसमें इरिगेशन और डब्ल्यूआरई दोनों हैं, गुप्ता एंड गुप्ता में, और इसमें सिर्फ इरिगेशन के 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। डब्ल्यूआरई के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, वो आप आर-गौर से नहीं कर पाओगे। सर्वेइंग का 370 है, इसमें 542 है। आर-अगो ने सर्वेइंग नो डाउट अच्छे से कवर कर रखा है, बट अगेन आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन-सी बुक कवर करनी है। एक करनी है दोनों में से, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। हाईवे के इसमें 207 क्वेश्चंस हैं, प्रायोरिटी में तो इसी को रखिए, बट अगर आपने हाईवे पहले किया हुआ है, गुप्ता एंड गुप्ता से काफ़ी बार टाइम है, तो आप आर-अगोर के क्वेश्चंस कर सकते हो। स्टील दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। रेलवे और ब्रिज इंजीनियरिंग है, इसका मुझे लग रहा है आर-अगोर चाहो तो कर सकते हो, टाइम हो आपके पास, एम्पल टाइम हो, अदरवाइज़ इसको आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि उतना ज़्यादा वेटेज कंपैरेटिवली रहता नहीं है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ तो इसमें दोनों कवर हो रहे हैं, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर। इन क्वेश्चंस में आपका वेस्ट वाटर पे ही ज़्यादा फोकस है, वाटर सप्लाई के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो अगेन फिर आप ये कर लो तो बेटर रहेगा, अगर एक करना है तो। बाकी फिर से वही आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी की डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हैं, कोई सा कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए आपको एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने ही है। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के तो जो पेपर है वो आप कर लीजिए। और मुझे लग रहा है आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि एक बार एक सब्जेक्ट किया, उसका गुप्ता एंड गुप्ता या आर-अगोर में से कोई सा एक कर लिया, बुक से प्रैक्टिस। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स एक बार निपटा दिए, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और चाहे आप एसएससी जेईई की पीवाईक्यूज कर रहे हो, गुप्ता एंड गुप्ता कर रहे हो, आर-अगोर कर रहे हो, एक चीज़ हमेशा फ़ॉलो करनी है कि जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करते चलो। क्योंकि आपको दोबारा रिवीजन करना है और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते और इसके कारण जो क्वेश्चंस उन्हें आते हैं, उनको ही बार-बार करते रहते हैं। उससे आपका टाइम भी चला जाता है और कुछ आप गेन भी नहीं करते हो उसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनको भी आपको टच में रहना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है। बट आप बुक से वो क्वेश्चंस बार-बार प्रैक्टिस मत करो जो आपको आते हैं। और आप अगर ये मार्क करते चलोगे, तो बिलीव मी आप सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन तक जाते-जाते क्वेश्चंस आपके इतने कम हो जाएँगे कि आपके गुप्ता एंड गुप्ता अगर 250 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आ रहे। तो इससे आपके थर्ड रिवीजन में कम टाइम लगेगा। अगर आप फोर्थ रिवीजन भी कर पाते हो टाइम निकाल के, तो उसमें तो आपको और भी कम हो जाएगा कि आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट निपटा दो गुप्ता एंड गुप्ता के। सेम ये एसएससी जेईई में भी करना है। और यहाँ पर अगर आप ईयरली कर सको, आपका कमांड सारे सब्जेक्ट में ठीक-ठाक हो गया है, आप हैंडल कर सकते हो आप पूरा पेपर एक साथ, तो फिर आप पूरा पेपर एक साथ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं कर पा रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप फिर अपना सब्जेक्ट वाइज़ ही डील करिए, बट करते रहिए कंटीन्यूअसली। अब मैं इस एग्ज़ाम के लिए कुछ कंटेंट करने का प्लान कर रही हूँ। मेरा मेन फोकस न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं और मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल्स ऐसा पोर्शन है जो कि आपके लिए बहुत स्कोरिंग है और पैटर्न अगर चेंज भी होता है ना थोड़ा बहुत, तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड भी होगा, आप कर लोगे। थ्योरी में होता है, काफ़ी बार क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो उतना कंसेप्चुअल नहीं है, कोई जनरल सा स्टेटमेंट किसी बुक से उठा लिया और उस पे क्वेश्चंस बना दिया, तो वो आप नहीं कर पाओगे फिर। न्यूमेरिकल के वेटेज की मैं बात करूँ, तो 3rd सितंबर वाले में 20% न्यूमेरिकल थे और री एग्ज़ाम में तो मोर देन 50% न्यूमेरिकल्स थे।
मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर सब्जेक्ट के 50 टू 100 यूनिक न्यूमेरिकल्स करवाऊँ। जैसे मैंने पहले भी बताया, सेम क्वेश्चंस को बार-बार आपको आता है तो करते रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे हैंड पिक क्वेश्चंस करूँ, कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस लूँ, जिनमें कि सारा आपका सब्जेक्ट कवर हो जाए। जैसे फ्लूइड के 100 क्वेश्चंस मैंने लिए, हर एक टॉपिक से उसमें क्वेश्चंस आ जाएँगे, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स ये मैं चूज़ करूँगी, गुप्ता एंड गुप्ता के न्यूमेरिकल्स मैं लूँगी, आर अगोर के भी लूँगी और पीवाईक्यूज़ भी ल लूँगी इसमें। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाए। उसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में थ्योरी में ज़्यादा दिक्कत आती है, आप मुझे वो बता दीजिए। अगर मुझे ठीक-ठाक नंबर ऑफ ऑडियंस मिल रही है इसमें, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 या 2 थ्योरी सब्जेक्ट भी सिर्फ़ आपके ओएसएस जेईई के बेसिस पे मैं पूरा फ़ोकस रख के वो कवर करवा दूँ। तो ये थी आज की स्ट्रैटेजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।